बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। लेसन नंबर 21 दैट इज़ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली। ग्राफ्स में इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमने विजुअल एड्स पीछे पढ़ा था, ये उससे रिलेट करता ही टॉपिक है ये वाला भी। वी विल रीड अबाउट प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली थ्रू अ फ्लो चार्ट आपने देखे होंगे फ्लो चार्ट्स, उनके ज़रिए कैसे ग्राफ में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो विजुअल एड्स है ना उससे रिलेट कर रहा है, ये उससे वो आप रिकॉल करेंगे ना तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, वी विल डू एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट्स एंड रीड अबाउट कंस्ट्रक्टिंग फ्लो चार्ट्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे और एक्सरसाइज पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में। पहले समझे फ्लो चार्टिंग होता क्या है। So far we have dealt mainly with computers, but now it is imperative that we find out how a program is written. हम कंप्यूटर से वगैरह बहुत पहले से डील करते आ रहे हैं, लेकिन अब इम्पेरेटिवली अब हम फाइंड आउट ये करेंगे कि एक प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। In all activities involving computer, it is necessary that the programmer is aware of what the machine is doing and what a program is supposed to do. तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर की, उसमें प्रोग्रामर को ये इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए, आगाह होना चाहिए कि मशीन कर क्या रही है और प्रोग्राम क्या करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि कोई भी प्रोग्रामर बनाने लगे तो उसको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम को करना क्या है, बट दिस प्रोग्राम इज़ सपोज टू डू। As previously mentioned, flow charting, one of the steps in programming. ये प्रोग्रामिंग का एक स्टेप है फ्लो चार्टिंग, वो उसको कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है। वेल देखते हैं हम। Indicates the logical path the computer would follow in executing a program. It is drawing very much like a road map. कह रहे हैं कि जो फ्लो चार्ट एक ड्राइंग की टाइप है, ये रोड मैप की तरह होती है। यानी रोड मैप आपको सारा समझाता है कहाँ से कहाँ जाना है, किधर से क्या। आप इन रोड मैप को देख के इन्फॉर्मेशन सारी सीख कर लेते हो। इसी तरह फ्लो चार्ट को देख के आप इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हो। फ्लो चार्टिंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। वो कह रहे सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है फ्लो चार्टिंग के। ये नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम्स की प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। एंड शुड बी डन फॉर ईच मेजर प्रॉब्लम बिफोर द राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम इज़ अटेम्प्टेड। और इसको हर मेजर प्रॉब्लम, कोई भी मेजर प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन से पहले आप एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लें तो आपको ये आसानी होगी। If the finished program does not run as it should, the errors are more easily detected on the flow chart than in the maze of the words. कि अगर प्रोग्राम जो आपने फिनिश प्रोग्राम कर लिया है वो ठीक से रन नहीं कर रहा तो क्या होगा, एरो आप फ्लो चार्ट के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं उस फ्लो चार्ट्स पे वर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड नंबर्स एंड मेक अप द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को वेल बना सकते हैं, दोबारा से उसको कर सकते हैं ठीक फ्लो चार्ट की हेल्प से। फ्लो चार्ट एक किस्म का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले हम कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह वो कह रहा है कि फ्लो चार्ट आप डिज़ाइन करोगे बिफोर एनी प्रोग्राम। Any programmer will develop a flow chart before developing any program. Well, in order to develop a flow chart successfully, the programmer should be aware of the sequence of steps needed to obtain a correct solution to a problem. उसको कहते हैं सीक्वेंस पता होना चाहिए स्टेप्स का, कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है। ओके, 2 ways ऑफ मेकिंग अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बनाने के 2 तरीके हैं, ये बात याद रखनी है। कौन कौन से? द फ्री हैंड वर्जन एंड द नीटर मोर रीडेबल वर्जन। एक तो फ्री हैंड वर्जन है और दूसरा मोर रीडेबल वर्जन है। ये 2 तरीके हैं फ्लो चार्ट बनाने के, इनकी डिटेल्स आगे हम देखते हैं। इन द फॉर्मर वर्जन, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, द ग्राफिक आउटलाइंस आर सिंपली जॉटेड डाउन एज द स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम आर वर्क आउट। क्या होता है, ग्राफिक लाइन सिंपली जॉटेड डाउन एज द स्टेप्स, यानी कि लाइन सिर्फ ऐसे, ये नीचे में भी दिया हो गया आपको पहले वर्जन वाला भी फ्लो चार्ट, तो उस तरह सिर्फ लाइंस जॉट की जाती हैं मतलब एक दूसरे के नीचे स्टेप वाइज। पहला जो ये फ्री हैंड वर्जन है इसमें, दिस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री इफ़ द फ्लो चार्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी केप्ट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। वो कह रहा है ये सेटिस्फैक्ट्री है कि अगर आपको फ्लो चार्ट को परमानेंट हिस्सा नहीं बनाना रिकॉर्ड का, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग, फॉर टेम्परेरी आपने फ्लो चार्ट को डिज़ाइन किया है तो दिस इज सेटिस्फैक्ट्री। However, for permanent, neater and more readable flow chart is needed. तो क्या होगा, अगर आपने परमानेंटली उसको डिज़ाइन करना है कि आपके प्रोजेक्ट में ये भी शामिल है फ्लो चार्ट को परमानेंट हिस्सा बनाना है अपने रिकॉर्ड का और उस पर प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, तो फिर आप ये सेकंड वाला जो लेटर वर्जन है, रीडेबल वर्जन या इसको नीटर वर्जन कहते हैं, ये वाला फ्लो चार्ट ज़्यादा आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है। द लेटर मेथड वेयर बाय अ टेम्पलेट अ शीट ऑफ प्लास्टिक विद ऑल द फ्लो चार्ट सैम्पल्स कट इनटू इट यूज़। ये एक आप
ये सिर्फ पेपर पे सिंपली जॉटेड लाइंस होती हैं, और ये क्या शीट ऑफ प्लास्टिक होती है, ये शीट ऑफ प्लास्टिक है विद ऑल द फ्लो चार्ट सैम्बल्स कट ऑन इट। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है ज़्यादा, जो दूसरे वाला वैयर है ना इसका। तो आगे देखते हैं, द फॉलोइंग सैम्बल्स शुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कौन से सैम्बल्स हैं? द फर्स्ट एंड लास्ट सैम्बल्स इज दिस। ये इधर कोई सैम्बल बनाना था लेकिन यहाँ तो स्पेस है सिर्फ। This is terminal symbol which indicate the beginning of or the end of the program. The word start must be inserted inside the figure if it is beginning of the program, and stop if it the end of program. आपको समझ आ रही होगी ना इसकी, आप खुद कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कि वो कह रहा है कि अगर ये बिगनिंग है प्रोग्राम की, प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो ये वाला वर्ड इंसर्ट करेंगे, और एंडिंग है तो आप ये वाला वर्ड इंसर्ट करेंगे। द फिगर इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम इज यूज्ड एज एन इनपुट आउटपुट सिंबल। इट इंडिकेट्स समथिंग इज आइदर ब्रॉट और टू आर टेकन फ्रॉम द प्रोग्राम। द रेक्टेंगुलर सिंबल स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग, अभी देखें, एंड इंडिकेट अ प्लेस इन द प्रोग्राम वेयर एक्शन इज टेकन। कौन सी सिंबल? रेक्टेंगुलर सिंबल क्या स्टैंड करेगी? प्रोसेसिंग, एंड इंडिकेट्स अ प्लेस इन द प्रोग्राम वेयर एक्शन इज टेकन। जहाँ एक्शन कोई हो प्रोग्राम में, वहाँ आप रेक्टेंगुलर सिंबल से उसको डिनोट करेंगे अपने फ्लो चार्ट बनाए उसमें। In a program to indicate that a decision has to be made, the diamond symbol shape is used। ये आपने बातें सारी याद कर लेनी है कि जब स्टार्ट करना है तो आपने इस वर्ड से, स्टॉप इधर से करना है, फिर यहाँ कोई सिंबल मिसिंग आई थिंक ना, तो वो होगा। फिर रेक्टेंगुलर सिंबल किस चीज़ के लिए? फिर वो कह रहा है डायमंड शेप सिंबल किस चीज़ के लिए? ये इंडिकेट करेगा डिसीजन हैज़ टू बी मेड। जब कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे। द डिसीजन इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी आंसर्ड बाय आइदर येस और नो। तो आपने पढ़ा है ना, बाइनरी फिगर जो यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में, 1 येस तो बाइनरी फिगर, तो डिसीजन भी इसी फॉर्म में होगा, सिर्फ आंसर येस में या नो में होगा। Finally, the arrows are used to show the flow or direction with the different programs, different action in programs are performed. Finally क्या यूज़ करेंगे? arrows। वो आपको बताएगा कि जो एक्शन प्रोग्राम ने परफॉर्म करना है। ये सारा फ्लो चार्ट उसने आपको एक प्रोग्राम का सिखा दिया बनाना, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट फ्लो चार्ट इज़ नॉट अ प्रोग्राम। ये बात आपने याद रखनी है कि फ्लो चार्ट जो है वो प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, असिस्ट करने के लिए प्रोग्राम की डेवलपमेंट को आप फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। फ्लो चार्ट खुद प्रोग्राम नहीं है, ये बात याद रखनी है, बट ओनली स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम। देखा, वही कह रहा है कि ये एक स्टेप है सिर्फ प्रोग्राम की प्रिपरेशन में। and is used in determining how to step up and write the program. However, if the problem is not understood, neither the flow chart nor the program can be correctly done. अगर आप अगर प्रोग्रामर जो प्रॉब्लम कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, हमने पीछे एक लेक्चर में 4 पैराग्राफ पढ़े थे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ, वो होप्स आपने पढ़े होंगे खुद अच्छे से। तो वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक प्रोग्रामर उसको ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो ना तो वो फ्लो चार्ट ठीक से डिज़ाइन कर पाएगा और ना प्रोग्राम डेफिनेटली उससे डिज़ाइन होगा और ना रन होगा। It is possible for two programmers working separately to write programs to solve the same problem and come up with flowcharts and programs that may be altogether different. कह रहे हैं कि 2 प्रोग्रामर हैं, एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, अलग-अलग काम करें और फ्लो चार्ट अपना बनाएं और फिर एक दूसरे के सामने आए, तो वो दोनों उनके फ्लो चार्ट, उनके प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दोनों डिफरेंट होंगी डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट थिंकिंग। प्रोसीजर्स पार्ट ऑफ व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी उन्होंने फ्लो चार्ट में प्रोसीजर लिखा है, प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन की है, वो दोनों की डिफ़र कर रही होगी। If documentation is not available, it's always possible to work backwards and make a flowchart from an application program. It may be necessary to create a new flowchart when the original one is missing to understand the program for which it was a preparationary step. कह रहा है कि जो आपके प्रोग्राम की डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप या प्रिपरेशनरी स्टेप या आपके जो प्री स्टेप है प्रोग्राम डेवलपमेंट का, वो मेकिंग ऑफ फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्टिंग इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग अ स्टूडेंट प्रोग्रामर इज स्टार्ट, कि आप स्टूडेंट प्रोग्रामर को सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाती है वो फ्लो चार्टिंग है। कि अगर एक प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट है तो उसको सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाएगी वो फ्लो चार्टिंग है, बिकॉज फ्लो चार्ट शोज हाउ अ पर्सन थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ थ्रू दिस दैट अ न्यू प्रोग्रामर रिवील्स हिज और हर ओरिजिनल लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी विच इज़ मस्ट इन प्रोग्रामिंग। बिकॉज फ्लो चार्टिंग ये बता रही है कि आपकी जो डेवलपमेंट है इन सेंस के जो प्रोग्रामर की थिंकिंग डेवलपमेंट है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसको फ्लो चार्टिंग टॉट करने से उसकी एनहेंस होगी। ये हमारा हो गया पैराग्राफ टेक्स्ट।
अब मेन आइडिया पे इसका फोकस करें। अब देखें सारा 2 पैराग्राफ इसके जो भी थे टेक्स्ट में हमने डिटेल से पढ़े। अब बताना है विच स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया, और बाकी चॉइसेस को आपने क्यों एलिमिनेट किया है। एवरी प्रोग्रामर मस्ट नो हाउ टू फ्लो चार्ट। ओके, प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफाइज दैट अ प्रोग्राम इज सपोज टू डू। नो, फर्स्ट वन ज़रा करीब लग रहा है। फ्लो चार्टिंग इज अ बेसिक स्टेप इन प्रोग्रामिंग, डेफिनेटली थर्ड। अब देखें सेकंड वाला तो हमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये दूर है, फर्स्ट भी करीब है, थर्ड भी करीब है। अब इन दोनों में से एक हमने करना है। अब इनको दोबारा से पढ़ें। वो कहता है एवरी प्रोग्रामर मस्ट नो हाउ टू फ्लो चार्ट। हर प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और फ्लो चार्टिंग इज़ अ बेसिक स्टेप इन प्रोग्रामिंग। तो मैं इसको थर्ड वाले को प्रेफरेंस दे रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा टेक्स्ट है वो प्रोग्रामिंग से ज़्यादा डील करता है, कि उसने हमें प्रोग्रामिंग में फ़्लो चार्ट की अहमियत बताई कि फ़्लो चार्ट ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये बेसिक स्टेप है, ये और वो है। तो इसलिए ये ज़्यादा करीब है थर्ड वाला, कि प्रोग्रामिंग में फ़्लो चार्ट जो है ये एक बेसिक स्टेप है। नेक्स्ट आगे अंडरस्टैंड द पैसेज, ये ट्रू फाइल्स हैं, ये आपने खुद कर लेने हैं, ये हमने पीछे किया हुआ है। ट्रू फाइल्स ऊपर मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ा दिया टेक्स्ट, तो आपने उसमें से ट्रू फाइल्स कर लेने हैं, बल्कि इनके आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप अच्छी तरह करना जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस भी आपको करना आता है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी आप खुद से कर सकते हैं। 6 पे आ जाएं, वर्ड फॉर्म्स पे। ये वर्ड फॉर्म्स भी वही हैं जो ये तीनों वर्ड्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, इसमें से आपने एक अप्रोप्रिएट इसको पुट करना है ब्लैंक में। ये भी हम पीछे करके आए, ये भी आप खुद करेंगे। कंटेंट रिव्यू है, ये भी इन वर्ड्स को पुट करना है इधर, ये भी आप खुद करेंगे। 7B पे देखिए कंटेंट रिव्यू है, उसमें वो कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया, ये आपने पढ़ना है। विच शोज द प्रोसीजर फॉलोड इन कैलकुलेटिंग एन एम्प्लॉय सैलरी। अब ऊपर हमने प्रोग्रामिंग वाला फ्लो चार्ट की अहमियत पढ़ी है, लेकिन जहाँ वो फ्लो चार्ट किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, एम्प्लॉय सैलरी के बारे में उसने फ्लो चार्ट क्रिएट किया। फ्लो चार्ट में हम पढ़ते हैं अगर ये रीडेबल हुआ हमारे लिए तो, वरना ये आप अपनी वीडियो से कीजिएगा। स्टार्ट, नो वे, आई एम अनएबल टू रीड दिस। स्टार्ट के बाद ये स्टॉप, ये दो मुझे स्टेप्स की समझ आ रही है जो हमने पढ़े ना ऊपर फ्लो चार्टिंग में, कि स्टार्ट आप करेंगे फिर स्टॉप करेंगे, और ये रिक्टेंगल और ये वो सारे देखे उन्होंने शेप्स वही बनाई हुई है ना जो उसने ऊपर फ्लो चार्टिंग में बताया। तो आप इसको अपनी वीडियो से कंसल्ट करें इस सारे फ्लो चार्ट को, और आप इसको फिर पढ़ें डिटेल में, ठीक है। वीडियो से कंसल्ट करें, फिर इसको इधर देखें, और फिर इसके बारे में ये जो नीचे है ना चीज़ें हमारी ट्रू फॉल्स हैं या वटेवर जो भी है उनको आप सॉल्व करें। फोकस रिव्यू, फोकस ऑन काज इफेक्ट। काज इफेक्ट भी हम लास्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं फ्लो चार्टिंग अगेन पढ़ें और फिर स्टेबल को कंप्लीट करें। मेकिंग प्रेडिक्शन, स्टेबल क्या है, ऐसे नीचे जो दिया हुआ है आपके पास, सर्टेनिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय विल, सर्टेन, श्योर, विदाउट डाउट, विदाउट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। अब वो आपको बता रहा है कि सर्टेनली इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बल्कि ऊपर से इसको पढ़ के आते हैं। आ प्रेडिक्शन इज अ स्टेटमेंट, मेकिंग प्रेडिक्शन है ना, ये तो नया टॉपिक है, ये मिक्स हो गया। फोकस काज इफेक्ट ये तो हम रीड कर चुके हैं। मेकिंग प्रेडिक्शन ये अब सेकंड टॉपिक है हमारा इसी लेक्चर का। मेकिंग प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन करते हैं किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, किसी चीज़ के बारे में आप क्या सराइज करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। अब प्रेडिक्शन की डेफिनेशन देखें। अ प्रेडिक्शन इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू अ प्रायर कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड। एक ऐसी प्रायर कंडीशन जो होने वाली हो, फुलफिल अभी हुई नहीं है, फुलफिल होने वाली हो, उसके बारे में आप पर्टिकुलर अपना एक प्रेडिक्शन, अपना एक आप कह लें कि एक आर्गूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, अपना एक अंदाज़ा बना लेते हैं। तो इस अंदाजे लगाने को हम कहते हैं प्रेडिक्शन। It is a special kind of inference in which we tell in advance that we think will happen in the future. Inference में भी हमने पढ़ा था ना कि हम अंदाज़ा लगाते हैं, कुछ इन्फर करते हैं। ये भी एक काइंड है इन्फेरेंस की, स्पेशल काइंड है प्रेडिक्शन। इसमें आप ये बताते हैं आप फ्यूचर में जो होने वाला होता है, जैसे वेदर प्रेडिक्टर होते हैं, वेदर की प्रेडिक्शंस करते हैं, वो तो वैसे फॉरकास्टिंग भी उसे कहते हैं, लेकिन वो भी एक टाइप ऑफ प्रेडिक्शन ही होती है कि आप इन फ्यूचर में भी कुछ हुआ नहीं है, वो इन फ्यूचर में होना है हैपनिंग, तो आप उसका पहले ही अंदाज़ा लगा देते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट विदाउट हैविंग एनी नॉलेज फॉर एन एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसलिए अगर जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है किसी चीज़ के बारे में, जो अभी उसकी प्रेजेंट में जो कंडीशन है उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो फिर आप कैसे उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर प्रेजेंट नॉलेज हो आपके पास तो आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट नॉलेज ना हो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप फ्यूचर की उस चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करें। By examining
existing data, a logical conclusion can often be logically drawn about what is likely to happen next. कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो अब हाल वाली कैफियत है उस चीज़ की, उसको आप एग्जामिन करके एक लॉजिकल, एक मंतकी, अकली तौर पर दुरुस्त जो कंक्लूजन, नतीजा आप निकाल सकते हैं और फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. प्रिडिक्शंस ऑफ रिजल्ट्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्टेनिटी. तो सर्टेनिटी के डिफरेंट लेवल होते हैं. समटाइम आप कहते हैं ये 100% श्योर है कैसे होगा, समटाइम आप कहते हैं 50-50, समटाइम 75%. मतलब सर्टेनली आप सर्टेनिटी होता है यकीन, आपके यकीन के डिफरेंट लेवल होते हैं. कभी आप मुकम्मल श्योर होते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा. तो देयर आर नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन चेंज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल आप एब्सोल्यूट नहीं होते और टेक्स्ट के मुताबिक, गिवन डेटा के मुताबिक, जो प्रेजेंट सिचुएशन उसके मुताबिक आप चेंज करते रहते हैं प्रेडिक्शन को. ये मेकिंग प्रेडिक्शन आपने याद करना है, इसकी डेफिनेशन है. और ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि आपकी सर्टेनिटी लेवल डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल जब आप 100% श्योर हो तो आप कहते हैं विल, डेफिनेटली, सर्टनली, सर्टन, श्योर, विदाउट अ डाउट, विदाउट क्वेश्चन, कि यकीनन ऐसा होगा, ज़रूर ऐसा होगा, किसी शक के बगैर और विदाउट किसी सवाल के बगैर. और जब आप प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी कहते हैं गालिब इम्कान जिस चीज़ के होते हैं, आप कहते हैं गालबन ऐसा होगा. मतलब 75% to 90% आप श्योर हैं, 100% श्योर नहीं है. तो ये आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं प्रॉबेबली, गालबन, लाइक, इस तरह, मोस्ट प्रोबेबल, ज़्यादा इम्कान जी हैं, ज़्यादा इम्कान इस चीज़ के होने के, हाईली प्रोबेबल, मोस्ट लाइकली, हाईली लाइकली. ये सारे वर्ड से आप 75% to 90% जो प्रेडिक्शन है उसको आप करते हैं. ये आपने वर्ड्स याद रख लेने हैं कि इतनी सर्टेनिटी के लिए इतने वर्ड्स और इतनी सर्टेनिटी के लिए इतने वर्ड्स यूज़ होते हैं. पॉसिबल कैन बी एक्सप्रेस, यानी कि मुमकिनात में से जो चीज़ हो. अब गालिब भी नहीं, वो मुमकिन है, मुमकिन जो गैर मुमकिन में आ गया, नामुमकिन में. मे, माइट, कैन, कुड, पॉसिबल, पॉसिबली, परहैप्स. परहैप्स कहते हैं शायद को, कि शायद हो, ये शायद ना हो, मुमकिन है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, मे भी, मेरे ख्याल में ऐसा हो, माइट, पॉसिबल, ये सारे वर्ड्स. अच्छा, इम्प्रॉबेबिलिटी, यानी कि जिस चीज़ का इम्कान ना हो, गालिब इम्कान ना हो. अब देखें आपका सर्टेनिटी लेवल 50% बिलो आ गया, 25%, 10% है. ये ऐसे एक्सप्रेस होगा कि इम्प्रॉबेबल, कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो, डाउटफुल है, ये शक के मतलब मशकूक है ये चीज़, क्वेश्चनेबल, प्रॉबेबल नॉट, मोस्ट हाईली प्रॉबेबल, अनलाइकली. ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे. और नीचे आ जाएं इम्पॉसिबिलिटी के लिए, जब आप बिल्कुल श्योर हो कि ये होना ही नहीं है ऐसा, तो ये एक्सप्रेस होगा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में. कैन नॉट, कुड नॉट, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. और ये प्रेजेंट में इस तरह होगा और पास्ट में आप इसको इस तरह करेंगे, कुड नॉट, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. अब कैन, कुड, कैन प्रेजेंट में हुआ था, अब कुड जो उसकी सेकेंड फॉर्म है तो ये फ्यूचर के लिए, पास्ट में जो है, सॉरी, कुड सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट के लिए यूज़ होगी. कैन जो फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होगी. और नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. ठीक है. When a necessary condition exists in process, the following expressions are used. For y to occur, happen, take place, x must be present, or what, or there must be y depends on x. कह रहे हैं कि कोई नेसेसरी कंडीशन एग्जिस्ट हो, यानी कि कोई यकीनी, कोई ज़रूरी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है प्रोसेस में, तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे. कि आप कह रहे हैं कि वाई टू हैपन, टेक प्लेस, कि अगर वाई हो, यानी कि अगर ये होना है तो एक्स का होना ज़रूरी है, एक्स मस्ट बी प्रेजेंट, और देयर मस्ट बी वाई. यानी कि आप वाई की डिपेंडेंस एक्स पे कर रहे हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, तो ये होना एक चीज़ एक्स है और एक चीज़ वाई है. तो वो कह रहा है कि आप वाई को भी एक्स पे डिपेंड करें, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर, इन सिंपल वर्ड्स आप इन्हिसार कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं. In a condition prediction relationship, the statement of condition is preceded by if, no matter to what degree of certainty or prediction expressed. तो कह रहा है कि कंडीशन प्रिडिक्शन रिलेशनशिप जो है, कि जब किसी चीज़ की प्रिडिक्शन के लिए आप कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा. मतलब आप कंडीशन लगा रहे हैं ना, प्रिडिक्शन प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो वो ऐसा होना कंडीशन है, प्रिडिक्शन है कि तो ऐसा होगा. तो मतलब कंडीशन और प्रिडिक्शन एक रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो उसमें आप इफ़ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट में आप इफ़ यूज़ करते हैं. ये भी रूल है आपके लिए, आपने याद रखना है. Also, the verb tenses are important to note because the distinction between the statement of condition which is made in the present must relate to the events of the prediction which will happen in the future. कह रहा है verb tenses भी आपने नोट करने हैं. जैसे ऊपर हमने पढ़ा प्रेजेंट के लिए हम कैन लगाएंगे, पास्ट के लिए कुड लगाएंगे, इस तरह के इधर भी आपकी प्रेडिक्शन जो है फ्यूचर के लिए, उसमें अपने वर्ब टेंसेस ज़्यादा मैटर करते हैं. एग्जाम्पल देखें. The rate at which computer technology is growing. Today's computer must be obsolete by 2005 and most certainly by 2010.
अब द रेट एट विच कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग, ये कंडीशन है, कह रहा है कि जिस रेट पे आप जिस लेवल पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है ना, अगर ऐसी ही होती रही तो क्या होगा। तो आज का जो कंप्यूटर है माइट बी अब्सोल्यूट बाय 2005 एंड मोस्ट सर्टेनली बाय 2010। और यहाँ प्रिडिक्शन में वो कह रहा है कि टू डेज कंप्यूटर माइट भी अब्सोल्यूट कहते हैं छोड़ा हुआ, मतरूक, रिजेक्टेड, आउट ऑफ डेट, पुराना जो होता है, बाय 2005 एंड मोस्ट सर्टेनली बाय 2010। तो आपके कंप्यूटर वगैरह 2005 और 2010 के वो आउट ऑफ डेटेड वो कंप्यूटर इस होते अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसी रेट पे ग्रो होती रहती। अब कंडीशन लगा के फिर उसने प्रेडिक्शन की है, और ये जो है ना आपका लेक्चर पुराना है तो इसलिए ये 2005 और 10 की बात कर रहा है। अब तो ये भी पास्ट में हो गया ना, गुजर चुका है। खैर नीचे वाली एग्जांपल देखें, if we could not fill information and get result back, computer would be of much use। अगर हम इंफॉर्मेशन फीड ना कर सके और रिज़ल्ट बैक हासिल ना कर सके, कंप्यूटर वुड बी मच ऑफ यूज़, वुड नॉट बी मच ऑफ यूज़, तो कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल का नहीं रहेगा। अब देखें इफ़ भी यूज़ हो गया एक बात, दूसरी बात है ये है कंडीशन कि अगर हम ऐसा ना कर सके तो इंफॉर्मेशन फीड ना कर सके, रिज़ल्ट गेट बैक ना ले सके तो क्या होगा, कंप्यूटर ज़्यादा काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। If the hammer in drum printers hits a little early or late, the character will appear slightly above or below the line। Again पहले कंडीशन उसने की और फिर बाद में प्रेडिक्शन बताई। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ें, इसमें बताएं कि अब आपकी इसमें कंडीशन क्या है और प्रेडिक्शन क्या है। लास्ट में कह रहा है कि आज के लेसन में हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, फिर कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज की, स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ की। स्कैनिंग जो हमारी टेक्निक है, स्कीमिंग स्कैनिंग हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे ऑलरेडी, तो स्कैनिंग टेक्निक ज़ाहिर है वो सारा कुछ आपने जो 3-4 एक्सरसाइजेज उस टेक्स्ट में से की, ट्रू फॉल, और उसके बाद वो एक्सरसाइज, तो ये स्कैनिंग टेक्निक ही आपने यूज़ करते हुए की। उसके बाद वो कहता है कि हमने काज इफेक्ट को थोड़ा सा रिकॉल किया। फाइनली हमने प्रेडिक्शन के बारे में पढ़ा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस लेक्चर की वो प्रेडिक्शन थी। अपनी एक्सरसाइज करनी है और इसको प्रेडिक्शन को मेमोराइज कर लेना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।